मुंबईसाठी काही प्रकल्प आहेत, महाराष्ट्रासाठी काही प्रकल्प आहेत. तर हे प्रकल्प हे काय माझे खाजगी स्वप्न नव्हती, ही माझी लोकांसाठी देण्याची माझी तळमळ होती. ज्यांना पटलं त्यांनी शिवसेना हा पर्याय स्वीकारला. मी असं म्हणत नाही की ज्यांना पटलं नाही, पण काही कारण असतील त्यांनी शिवसेनेला मतं दिली नसतील. परंतु तरी देखील हे प्रकल्प हे माझे साऱ्या महाराष्ट्रासाठी आहेत. टेलिमेडिसिन असेल, मुंबईसाठी कोस्टल रोड आहे, रेसकोर्सचा विषय आहे, मुंबई वॉटरफ्रंट आहे, हे मुंबईसाठी प्रकल्प आहे. त्याच्यानंतर जो इंद्रधनुष्य मी जो काही विषय आणला होता, टॅबलेटचा प्रश्न होता, तर ह्या गोष्टी आहेत त्या साऱ्या सुद्धा जरी वाटत असल्या तरी सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये एक सुखा समाधानाचे क्षण आणणारे होते. तर हे सगळे विषय आजही मला असं वाटतं की हे लोकांच्या हातात जायला पाहिजे, ही माझी तळमळ आहे. तुम्ही अमित शहा म्हणतात की त्यांनी तोडलेलं नाही, हा इगो इश्यू होत नाहीये का? तुम्ही म्हणतात पण हे विषय आता निवडणुकीच्या निकालानंतर बोलण्यात अर्थ नाही, कारण निवडणुकीच्या हो पण मी पूर्ण प्रचारात हा विषय मांडत आलेलो आहे. कशी तुटली, का तुटली, गरजेचं आहे. परंतु त्याच्यासाठी एनसीपी कोणीतरी प्रस्ताव घेऊन आला पाहिजे ना. मी कसा घेऊन फिरू सगळीकडे? त्यांना जर का एक मिनिट, एनसीपीने त्यांना प्रस्ताव दिलेला आहे, बरोबर आहे. त्याच्यावरती त्यांनी हो नाही करण्याचा त्यांचा अधिकार. त्यांनी हो म्हटलं तर माझ्या प्रस्तावाचा काय उपयोग? चलिए, गठबंधन पर बोले उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि यहां पर हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और बीजेपी चाहे तो यहां पर एनसीपी से समर्थन ले सकती है. तो उद्धव ने भी अब गेम जो है बीजेपी के पाले में डाल दी है. तो यानी कि कहीं ना कहीं एक गेम चल रहा है यहां पर. बीजेपी कहती है हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, एनसीपी ने समर्थन दिया है, उस पर ना तो हाँ करती है ना करती है. वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं भाई लेना है तो ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई हमारी भी किसी से नहीं है. राहुल जी, ये नूरा कुश्ती हो रही है, बाद में आना साथी है. मेरे ख्याल है अपनी मजबूरी वो समझ गए हैं. और लेकिन ये उन्होंने अधूरी बात कही. शिवसेना क्या करेगी, शिवसेना क्या चाहती है, शिवसेना बीजेपी से गठबंधन के बारे में क्या सोच रही है, क्या बातचीत करना चाहती है, किन शर्तों पर, इसका कोई खुलासा भी नहीं हुआ है. और जब तक वो सामने ना आए तब तक स्थिति हमारे सामने साफ नहीं होगी. ये बड़ी अधूरी सी बात है, अजीब सी बात है कि वो चाहे तो उससे ले सकती है. वो बहुत जिस असंपृक्त भाव से कह रहे हैं कि हमें क्या लेना देना है, बीजेपी को जो करना हो करे, ये तो अधूरी कहानी है. पूरी कहानी अभी वो बता नहीं रहे, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. तो लेकिन ये उनकी समझ में आ गया लगता है कि अब बीजेपी उनके ऊपर निर्भर नहीं है और इससे कुछ शायद धरती पर आए हैं उद्धव ठाकरे, ये तो हम मान ही सकते हैं. संतोष जी, ये बार्गेनिंग की स्थिति में है नहीं, बहुत अच्छी बैटर पोजीशन में नहीं है, ये उसकी वजह से नरम तेवर है या फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि भाई आपको लेना है ले लें, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एनसीपी का साथ लेना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए. नहीं, अभी प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है फिनांस, इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो ज्यादा रबड़ को खींचेंगे तो वो टूट जाएगी. और दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा बैठा हुआ है जिसने अपने को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के समर्थन का प्रस्ताव सामने रख दिया है. शतरंज की बिसात है, एक चाल कहीं से चली जा चुकी है, इसलिए ये चाहते हैं कि अब इनके पास कोई प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव में थोड़ा सा कॉमा इधर उधर करके वो उस प्रस्ताव को मान लें. और मुझे लगता ये है कि शायद बीजेपी इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में दो फैसले कर सकती है. एक तो ये कि अल्पमत की सरकार बनाए और बाहर से जो भी समर्थन मुद्दों के ऊपर देना चाहे दे, खुला बोल के. दूसरा, वो दोबारा जा सकती है उद्धव ठाकरे के पास और सामान्य शर्तों के ऊपर आप हमको समर्थन दीजिए, हिस्सेदार बनिए, शर्त कोई नहीं है सरकार में. जी, तो यानी कि आपको बड़प्पन दिखाएगी या फिर कहीं ना कहीं उसके पास विन विन सिचुएशन में इस वक्त बीजेपी बैठी हुई है. मैसेज ये भी देख सकती है कि भाई देखिए, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भले ही हूं, हमें एनसीपी के साथ भले ही मिल रहा हो, लेकिन हम पुरानी दोस्ती का लिहाज करते हैं कि इस तरह का मैसेज भी देने की कोशिश हो सकती है. नहीं तो एनसीपी तो तैयार बैठी ही है. लेकिन इस चुनाव के नतीजों की बात करें तो अगर हम परिवार की राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं. उद्धव ठाकरे हों, ओम प्रकाश चौटाला हों, खानदान की सियासत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नतीजों के बाद तो भारी ही दिख रहे हैं. खासतौर पर शिवसेना ये सोचकर खुश हो सकती है कि उसने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन जिस बीजेपी को शिवसेना ने छोड़ दिया था उसने डबल जीत हासिल कर ली. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खुशी के साथ साथ
ठाकरे खानदान को झटका भी लगा। खुशी इस बात की कि जो शिवसेना पिछले चुनाव में हाफ सेंचुरी लगाने से 6 सीटें पीछे रह गई थी, वो पार्टी 50 की लक्ष्मण रेखा पार कर गई। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी खानदान को चुनाव में झटका भी लगा, क्योंकि जिस बीजेपी से शिवसेना ने चुनाव से पहले दोस्ती तोड़ ली थी, वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। छत्रपति शिवाजी। शिवसेना से नाता टूटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 27 रैलियां की। कमल पे बटन दबाइए, आसुरी शक्तियों का, आसुरी विचार का, आसुरी परंपरा का नाश हो जाएगा भाइयों। और जो पार्टी पिछले चुनाव में शिवसेना की ही तरह हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाई थी, उसने सेंचुरी लगा दी। जाहिर है चुनाव में खानदान वहीं रह गया, पार्टी आगे निकलती दिख रही है। उम्मीद से दुगुना दिया है महाराष्ट्र हरियाणा की जनता ने। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, अमित शाह जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम लहराया है, इससे साबित हो गया है कि देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को मन में बसा लिया है, उनकी बात पर यकीन करते हैं, और जो नरेंद्र मोदी कहते हैं उस पर जनता का जो विश्वास है वो वोट में परिवर्तित होता है। ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत से देश और मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लोगों ने दिल में बसा लिया है। बाला साहब ठाकरे ने साल 1966 में 19 जून को शिवसेना बनाई थी। उस वक्त 40 साल के रहे बाला साहब ठाकरे ने खुद कभी भी सियासत नहीं की, लेकिन सियासत की चाबी अपने ही हाथों में रखी। मी तयार केले त्यांच्या पाठीचा खडा ताट करायला शिवसेना कारणीभूत आहे, बाकी तुम्ही कोणी केलं नाही, उलट मोडला जाता है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की पार्टी को ठोस जमीन मिली बीजेपी से गठबंधन के बाद से। जब शिवसेना ने बीजेपी से 1995 में गठबंधन किया और 1996 लोकसभा चुनाव में 15 सीटें हासिल की, जबकि 1999 में 15 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। ये गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले तक चला, लेकिन चुनाव के नतीजों ने गठबंधन को एक बार फिर करीब आने पर मजबूर कर दिया है। बाल ठाकरे के बाद शिवसेना की डोर उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में आ गई, और जिसे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ थोड़ी तब्दीली भी आई। अब ठाकरे खानदान पद भी चाहता है। उद्धव ठाकरे ने खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार की तरह पेश किया, लेकिन जनता ने खानदान को जनादेश देने से इनकार कर दिया। टीम न्यूज नेशन। तो खानदान की तरह सियासत करने वाले एक और सूरमा इस चुनाव में धूल चाटते नजर आ रहे हैं, और ये सूरमा है राज ठाकरे। राज ठाकरे चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी 13 से घटकर 1 पर आ गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने किंग बन जाने का ख्वाब भले ही न पाला हो, खुद को किंग मेकर के तौर पर जरूर देखने लगे थे। अटल बिहारी वाजपेयी लक्षात येत नाही की कोणत्या प्रांताचे, देशाचे नेते। विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन किंग मेकर बनना तो दूर, अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ। एवढं मोठं शिल्प बांधणार कोण, तयार कोण करणार? महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह खानदानी रवायत को नकारा है, उसमें चाचा की तरह तेवर दिखाते रहे राज ठाकरे का बुरा हाल हो गया है। कमीत कमी 5 ते 6 हजार कोटी रुपए खर्च येईल। पिछले चुनाव में 13 विधायकों वाली राज ठाकरे की पार्टी 1 सीट पर सिमट गई। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक बांधायचंय, अहो एवढे गड किल्ले महाराष्ट्रामध्ये आहेत, त्याची डागडुजी करून नीट चांगले करा। राज ठाकरे ने सियासत का तरीका अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे से सीखा, और शिवसेना में एक वक्त ऐसा भी आया जब राज ठाकरे को ठाकरे खानदान का उत्तराधिकारी तक समझा जाने लगा। लेकिन विरासत के सवाल पर ठाकरे खानदान दो फाड़ हो गया। जनवरी 2003 में महाबलेश्वर में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया, और राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली।
अपनी पार्टी बनाने के बाद राज ठाकरे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उन्हें शिवसेना के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा। राज ठाकरे अपने चाचा की पार्टी को चाचा के ही दांव से ललकारने लगे। त्याला किती खर्च येईल आपल्याला कल्पना आहे, अंदाज आहे? तेवढा जर समजा पुतळा बांधायचा ठरवला तर त्याला कमीत कमी 5 ते 6 हजार कोटी रुपए खर्च येईल। बाल ठाकरे ने अगर दक्षिण भारतीयों के विरोध पर अपनी सियासत चमकाई थी, तो राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के विरोध की बुनियाद पर राजनीति चमकाई। चाचा की राह राज ठाकरे को कामयाबी के दौर में ले आई। 2009 में एमएनएस के 13 विधायक चुने गए और फिर मुंबई में भी पार्टी का डंका बजा। 2010 में कल्याण डोंबिवली में निगम चुनाव हुए। इस चुनाव में बाल ठाकरे की शिवसेना ने 31 सीटें जीती, तो राज ठाकरे की एमएनएस के खाते में 26 सीटें आ गईं। तेज तर्रार नेता की तेज रफ्तार राजनीति ने एक और खानदान को आगे कर दिया। राज ठाकरे की सेना ने कभी बसों में तोड़फोड़ की, तो कभी टोल नाकों पर उपद्रव किया। कभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को घेरा, तो कभी शाहरुख खान को। लेकिन महाराष्ट्र के ताजा नतीजों में राज ठाकरे चारों खाने चित हो गए, 13 से 1 पर आ गए। टीम न्यूज नेशन। चलिए, परिवार की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल जी और संतोष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रेमचंद जी भी हैं। प्रेमचंद जी, जिस तरह से ये नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, जब जब संकट में आती है नेहरू गांधी परिवार का ही आसरा तलाशती है। आज भी नारे लगे कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। क्या कांग्रेस को भी अब उस परिवार से आगे बढ़कर सोचना होगा, सिर्फ उन्हीं पर रिलाय नहीं करना होगा? संगठन में बदलाव हैं, अगर कुछ नेतृत्व खराब लगता है, चाहे वो उसके आगे कोई भी नाम क्यों ना लगा हो, उस पर भी सवाल उठाने होंगे। अब मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। यह इस देश के एक एक कांग्रेस जन की भावना है कि गांधी परिवार की चूंकि निष्ठा और त्याग, बलिदान और उनकी जो एक इतिहास रहा है सेवा भाव का, आजादी के मूवमेंट से लेकर बाद तक भारत के नवनिर्माण में, वही हमारी ताकत और शक्ति है। और आज भी कांग्रेस के प्रति अगर लोगों में विश्वास है, कांग्रेस के प्रति लोगों को अगर आज भी समर्थन मिल रहा है, तो उसकी बड़ी वजह है कि हमारा नेता उस परिवार से। परिवार का मतलब ये नहीं कि हम उस फैमिली से, अगर फैमिली की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में असंख्य ऐसे नाम हैं जो विभिन्न विभिन्न नेताओं के बेटे हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन मैंने यहाँ पर सवाल को आगे देखिए, इस सवाल का जवाब देना हर कांग्रेसी के लिए काफी टेढ़ी खीर होता है। गांधी परिवार को लेकर जिसने सवाल उठाए हैं, पार्टी के बाहर का रास्ता हुआ या फिर डिसिप्लिनरी कार्रवाई तक उसके ऊपर हो गई है, ये एक मुश्किल बात है। लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो यहाँ पर पूछे जाने भी लाजमी है। इस पर हम चर्चा करेंगे संतोष जी से भी और राहुल जी से। वक्त की कमी इसलिए फिलहाल रुक रहे हैं, लेकिन जल्द लौटेंगे।